Why you are calling north south? Why can't south north? Your back of the mind north is superior. कुछ दिनों से नोटिस किया है कि ये नॉर्थ वर्सेस साउथ वाली डिबेट को ज्यादा नहीं बढ़ गई है। साउथ इंडिया नॉर्थ को पाल रहा है और अगर साउथ अलग कंट्री बन जाए तो ज्यादा डेवलप्ड हो जाएगा। तो फिर आज देखते हैं कि इन डिबेट्स के आर्ग्यूमेंट्स आखिर हैं क्या और इनमें कितनी सच्चाई है और कितना बहकावा। He triggered this row after he said Hindi speakers from Uttar Pradesh and Bihar who come to Tamil Nadu end up doing menial jobs like construction work or cleaning roads and toilets. तो इस डिबेट ने अपना पीक 2017 में देखा था जब 15th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया कि स्टेट्स को सेंट्रल फंड्स के डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 2011 के सेंसस का यूज करना चाहिए और इसी बात पर सदर्न स्टेट के लीडर काफी नाराज हो गए थे। Stalin in Tamil Nadu has called it undemocratic, contradicts principles of federalism. A Tamil Nadu minister has said the formula determined to distribute funds is unacceptable and that Tamil Nadu won't compromise. क्योंकि इससे पहले 1971 सेंसस का यूज होता था जिसमें नॉर्थ और साउथ इंडिया की पॉपुलेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन फिर अगले कुछ ही सालों में नॉर्दर्न स्टेट की पॉपुलेशन काफी तेजी से ग्रो हो जाती है जबकि सदर्न स्टेट ने अपनी पॉपुलेशन को बढ़ने से रोक लिया था। 1971, the population gap between the north and south, at least the four major North Indian states and the four major South Indian states, was narrower. It was only 46 million. By 2011, that gap has widened. It's almost 200 million. और अब यहाँ प्रॉब्लम की बात ये है कि अगर अब 2011 के सेंसस का यूज होता है तो नेचुरली ज्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट्स का शेयर भी बढ़ जाएगा, जिस वजह से सदर्न स्टेट्स ने कहा कि हमने पॉपुलेशन कंट्रोल किया और अब हमें रिवॉर्ड मिलने की जगह हमारा शेयर ही कम कर दिया जा रहा है। South contributes about 42,000 crores in direct tax and receives about 22,000 crores, about half from the center. The north, on the other hand, contributes about 15,000 crores and receives 50,000 crores, so almost 300% more. And honestly, सिर्फ सरफेस लेवल पर देखोगे तो ये आर्गुमेंट काफी लॉजिकल भी लगता है, लेकिन ये डिबेट सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। सदर्न स्टेट्स का एक और आर्गुमेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कई स्कीम्स प्रैक्टिकली सिर्फ नॉर्थ इंडिया को ध्यान में रखकर ही डिजाइन की जाती है, जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, एजुकेशन स्कीम्स, पीएम किसान योजना स्कीम्स। उनका कहना है कि साउथ के कई स्टेट्स ऑलरेडी एजुकेशन और हेल्थ केयर में अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए सेंट्रल की कई स्कीम्स उनके लिए उतनी रिलेवेंट ही नहीं रहती है, जिसकी वजह से इन स्कीम्स में जो सदर्न स्टेट को फंड्स मिलते हैं वो उन्हें ज्यादा यूज ही नहीं कर पाते और धीरे धीरे इस सबसे एक सेंटीमेंट बिल्ड हुआ कि हम ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया की जीडीपी में, पर बेनिफिट का मेजर फोकस नॉर्थ इंडिया पर ही होता है। For every 1 rupee of tax contributed by Uttar Pradesh, that state receives 1 rupee 79 paise back from central taxes. For every 1 rupee of tax contributed by Karnataka, that state receives 47 paise back. और अब बात करते हैं कि इन आर्ग्यूमेंट्स में प्रॉब्लम कहाँ है। देखो, इन सारे आर्ग्यूमेंट्स का कोई एक सुलझा हुआ आंसर तो है नहीं, क्योंकि मीडिया और कुछ पॉलिटिशियंस के लिए एक चर्चे का हॉट टॉपिक हो सकता है, बट इन रियल फाइनेंस कमीशन साउथ इंडिया की डेवलपमेंट पर भी उतना ही ध्यान देती है जितना नॉर्थ इंडिया पर। भले ही पॉपुलेशन के बेसिस पर नॉर्दर्न स्टेट को ज्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन फिर एक फैक्टर ऐसा भी तो है जिसका मैक्सिमम फायदा सदर्न स्टेट को मिलता है और वो है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के चलते टोटल टैक्स का 12.5 पार्ट उन स्टेट्स को दिया जाता है जिन्होंने पॉपुलेशन कम की है और एजुकेशन और इन जैसे दूसरे इंडिकेटर्स में भी बेटर परफॉर्म किया हो, और इसीलिए डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के केस में सदर्न स्टेट को सेंटर की तरफ से बाकी स्टेट के मुकाबले में ज्यादा पैसे मिलते हैं। इनफैक्ट सदर्न स्टेट्स ये देखना भूल जाते हैं कि उनकी ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी वो भी तो एक सेंट्रल पॉलिसी की वजह से ही हुई थी, जिसका नाम है ट्रेड इक्वलाइजेशन पॉलिसी ऑफ 1952। और ऑनेस्टली ये नॉर्थ वर्सेस साउथ डिबेट का सबसे इग्नोर चैप्टर है। इंडिपेंडेंस के बाद बिहार और बंगाल नेचुरली इंडस्ट्रियल हब्स थे, क्योंकि कोल, आयरन और रॉ मटेरियल वहीं पर अवेलेबल था, तो जाहिर है कि फैक्ट्रीज भी वहीं लगाई जाती थी। लेकिन 1952 में गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को सब्सिडाइज कर दिया, मतलब रॉ मटेरियल को देश में किसी भी कोने में भेजना हो वो अब सस्ता हो गया था, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज ने सोचा कि अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है तो फैक्ट्रीज पोर्ट्स के पास लगाना ज्यादा बेनिफिशियल होगा, और धीरे धीरे इंडस्ट्रीज सदर्न कोस्टल स्टेट की तरफ शिफ्ट होने लगी, क्योंकि पोर्ट्स का मतलब बेटर एक्सपोर्ट, बेटर कनेक्टिविटी, बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटी होता है। और इसी प्रोसेस में बिहार और झारखंड जैसे स्टेट्स अपना नेचुरल इंडस्ट्रियल एडवांटेज भी खो बैठते हैं, और जब तक ये पॉलिसी हटाई गई तब तक ऑलरेडी काफी डैमेज हो चुका था। और फिर आज यही स्टेट्स बोल रहे हैं
हैं कि इस तरह की पॉलिसी बनाओ जिससे हमें ज्यादा फायदा मिले, क्योंकि हमें तो कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है। अब ये बिल्कुल उसी तरह की बात है जैसे डेवलप कंट्रीज ने 200 साल पहले बहुत कार्बन इमिशन किया, पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया, अपना पैसे भी बहुत कमा लिए, इकोनॉमी एकदम स्टेबलाइज हो गई, और आज डेवलपिंग कंट्री से आकर कहते हैं कि तुम्हारा और मेरा कार्बन इमिशन जो है वो सेम होना चाहिए। अब दूसरा आर्ग्यूमेंट है कि हमें सेंट्रल फंड से उतना पैसा मिलना चाहिए जितना स्टेट से टैक्स में कंट्रीब्यूशन हो रहा है, पर ये आर्ग्यूमेंट भी गलत है, क्योंकि स्टेट को जो सेंट्रल फंड से पैसे मिलते हैं वो उनकी टैक्स कंट्रीब्यूशन को देकर नहीं मिलते, बल्कि उनकी जरूरत के हिसाब से मिलते हैं। तो जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहाँ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, राशन और वेलफेयर की डिमांड भी तो ज्यादा होगी, इसीलिए पुअर और हाई पॉपुलेशन स्टेट्स को नेचुरली ज्यादा सपोर्ट मिलता है। इनफैक्ट जब B.R. अम्बेडकर जी ने फाइनेंस कमीशन बनाने का प्रपोजल रखा था तो उन्होंने यही बोला था कि स्टेट को फंड मिलेगा उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, मतलब उस स्टेट की जरूरत के हिसाब से। बेसिकली तब भी आइडिया यही था कि रिसोर्सेज इक्वलाइजेशन के लिए यूज होंगे, और अगर आप इस पर सोचकर देखो तो आपको लगेगा कि ये कितनी स्टूपिड बात है ये कहना भी कि जो ऑलरेडी रिच स्टेट्स हैं उनको और ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, और अगर मान लो कि ऐसा करने भी लगे तो स्टेट के बीच जो रिच और पुअर का गैप है ना, ये कभी खत्म नहीं होगा बल्कि और ज्यादा बढ़ जाएगा। इनफैक्ट सच तो ये है कि अगर नॉर्दर्न स्टेट को ज्यादा फंड्स मिलेंगे तो इसमें भी सदर्न स्टेट्स का ही फायदा है, क्योंकि जब नॉर्दर्न स्टेट भी डेवलप होंगे तो सदर्न स्टेट में ये लोग कम माइग्रेट होंगे और साउथ पर जो ये एक्स्ट्रा बर्डन है वो कम हो जाएगा। मतलब लॉन्ग टर्म में बैलेंस डेवलपमेंट सबके इंटरेस्ट में है। अब बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की, जिसमें काफी सदर्न स्टेट कहते हैं कि नॉर्दर्न स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ती ही चली जाएगी और फिर आने वाले टाइम में हमारे लिए कुछ बचेगा ही नहीं, पर ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ साल पुराना डाटा देखो तो यूपी का फर्टिलिटी रेट पहले 4.8+ था और आज 2.4 के अराउंड है। बिहार भी 4+ था, आज 3 के अराउंड है, और इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट भी 1.9 तक आ चुका है। मतलब ग्रोथ ऑलमोस्ट आधी हो चुकी है। और मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं अभी जिसमें ये बोल रहे हैं कि अगर सदर्न स्टेट एक अलग ही देश बन जाए तो वो एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा, और अभी नॉर्दर्न स्टेट की वजह से उनकी डेवलपमेंट रुकी हुई है। तो अगर देखें कि क्या सच में साउथ अलग होकर सर्वाइव कर लेगा, तो इसका जवाब है नहीं। डाटा सेज इट, केरला का डेब्ट 37% है, आंध्र 43% हाउस होल्ड डेब्ट में है, और तमिलनाडु का 30% के अराउंड है। RBI ऑलरेडी वॉर्न कर चुकी है 2022 RBI डाटा में, जिसमें सदर्न स्टेट को श्रीलंका से कंपेयर किया है, क्योंकि श्रीलंका के भी सोशल इंडिकेटर्स अच्छे थे, बट स्टिल श्रीलंका फेल हुआ क्योंकि उन पे कर्जा था। आज साउथ में फूड नॉर्थ से, कोल ईस्ट से और फंड सेंटर से आते हैं, सो नो इट कैन नॉट सर्वाइव इवन अ सिंगल डे। और ऑनेस्टली दोनों साइड को एक बात समझनी होगी कि साउथ इंडिया आज सक्सेसफुल है और उसकी अचीवमेंट सच में रियल है, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी डीपली इंटरकनेक्टेड है। नॉर्थ मैन पावर और एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है, तो साउथ मैन्युफैक्चरिंग, पोर्ट्स और सर्विसेज में स्ट्रॉन्ग है। वेस्ट इंडस्ट्रियल कैपिटल देता है, तो ईस्ट नेचुरल रिसोर्सेज। इंडिया एक मशीन की तरह है, अगर मशीन के पार्ट एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे तो पूरी मशीन कमजोर पड़ जाएगी। इसीलिए सबका समझना ये जरूरी है कि आखिर में नॉर्थ अकेला इंडिया है और ना साउथ अकेला इंडिया है। इंडिया तभी स्ट्रॉन्ग है जब दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं बल्कि साथ खड़े हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।